हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये पार्ट 4। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्लांटेशन के बारे में। तो एक बहुत बड़ा एरिया जो नेचुरल फॉरेस्ट का था उसको भी काटा गया था ताकि यूरोप के अंदर जो बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी टी, कॉफी और रबर की, उसकी पूर्ति की जा सके। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बहुत सारे फॉरेस्ट को अपने कब्जे में लिया एंड इनको किसको दे दिया? यूरोपियन प्लांटर्स को बहुत ही सस्ते दाम पे, ताकि ये टी, कॉफी, रबर जैसी चीजों का प्लांटेशन कर सकें और यूरोप के मार्केट में पहुंचा सकें। ठीक है, इन एरिया को बंद कर दिया गया और यहाँ इस एरिया के जो भी फॉरेस्ट थे सबको कटवा दिया गया और यहाँ किसकी प्लांटेशन किया गया था? टी और कॉफी का। देखिए, प्लेजर ब्रांड टी, ये उस टाइम पे लंदन एंड ग्लासगो टी इंपोर्टर्स एसोसिएशन का ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको फिगर में। ये ब्रांड है एक टी का, चाय का। राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, किस प्रकार से उदय हुआ कमर्शियल फॉरेस्ट्री का, वो देखेंगे। प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था कि ब्रिटिश को जंगल की जरूरत पड़ रही थी अपनी शिप्स और रेलवेज बनाने के लिए। रेलवे में कहाँ पर लकड़ी का यूज हो रहा था? रेलवे लाइन जो बिछनी उनके प्लैंक बनाने के लिए, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन अब ब्रिटिश थोड़े से चिंतित हो रहे थे क्योंकि जो फॉरेस्ट है उसका यूज लोकल पीपल करते थे और इतने ज्यादा तादाद में जो ये ट्रीज कट रहे थे ट्रेडर्स के द्वारा, ये जंगलों को नष्ट कर देंगे। ठीक है, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो जंगल नहीं होंगे, ये सोचते हुए ब्रिटिश ने क्या करा, जर्मनी से एक एक्सपर्ट को बुलाया जिसका नाम था डाइट्रिच ब्रांडिस। इनको बुलाया और इनको क्या बना दिया? फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो याद रखना कि कॉलोनियल टाइम पे पहला फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो बनाया गया था वो एक जर्मन था और उसका नाम था डाइट्रिच ब्रांडिस। ठीक है, डाइट्रिच ब्रांडिस ने बोला कि हमें एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि हम फॉरेस्ट को मैनेज कर सकें और लोगों को भी ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो साइंस ऑफ कंजर्वेशन को समझ सके कि हम कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं। किसको? फॉरेस्ट को, क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेस हैं। अब देखो, यहाँ पर कुछ रूल्स भी बनाए गए थे कि फॉरेस्ट रिसोर्स आप कैसे यूज करोगे। ठीक है, जो ट्रीज काटना था और जो भैंस, बकरियां, गाय वगैरह जो चरने जाती हैं, इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा भी ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग समझते हो चरना, तो ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम से भी रिसोर्सेज का हनन होता है। तो इस वजह से क्या किया गया था, ये रोक लगा दी थी कि आप पेड़ की लकड़ियां नहीं काट सकते, पेड़ नहीं काट सकते हो ज्यादा, और आप ग्रेजिंग भी नहीं करवा सकते हो। लेकिन ये जो रूल्स थे ना, ये लोकल लोगों के लिए थे। अदरवाइज लकड़ी तो कटी रही थी, ट्रेडर्स के द्वारा लकड़ी कटी जा रही थी अपने काम के लिए। और कोई भी बंदा जो बिना परमिशन के सिस्टम को तोड़ते हुए ट्रीज को कट करेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। देखिए, पॉपुलर फॉरेस्ट की एक पिक्चर दिखाई जा रही है जो टिम्बर के लिए काफी अच्छे होते हैं। टिम्बर से देखो आपका बहुत कुछ बनता है, इवन आपका फर्नीचर बनता है, सोफा, टेबल, चेयर, ये सारी चीजें बनती हैं, है ना। एंड इनकी जो लीव्स हैं वो यूज नहीं की जाती, फ्रूट यूज नहीं की जा रही, ना कोई प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं, ये टिम्बर के लिए यूज किए जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से सीधी सीधी लाइन में ट्रीज लगाए गए हैं जिनकी एक जैसी हाइट है। और ये जो मॉडल दिया गया था इसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करके प्रमोट किया गया था उस टाइम पे। देखो, नेचुरली अगर कोई फॉरेस्ट है कहीं पर, नेचुरल है ना, किसी ने उगाया नहीं है, जंगल है कहीं पर, तो आप वहां देखोगे कि वहां तरह तरह के पेड़ होंगे, छोटे, बड़े, घने, मोटे, पतले, अलग अलग प्रजाति, स्पेसीज के। लेकिन जब कोई खुद से फॉरेस्ट बना रहा है जिसको ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कह रहे हैं, तो इन्होंने एक लाइन से एक ही प्रकार के ट्रीज लगा दिए जिनकी इनको आवश्यकता थी और इसको क्या बोला कि ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है। फिगर 10 के अंदर देखो, देवदार प्लांटेशन किया जा रहा है कांगड़ा में 1933 के अंदर। और तो और ब्रांडिस ने क्या किया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी सेटअप किया था 1864 में। और क्या किया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, इसको भी फॉर्मुलेट किया था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को देहरादून में सेटअप किया गया था 1906 के अंदर। ठीक है, एंड द सिस्टम दे टॉट हियर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। एक लाइन से
ये फॉरेस्ट लगा दिए जो इनको टिम्बर प्रदान कर रहे हैं, जैसे अभी अपन ने फिगर 9 में देखे थे इस प्रकार से, एक ही हाइट के सेम साइज के, इसको ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करके प्रमोट कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे इकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो इकोसिस्टम की पढ़ाई करते हैं, वो बोलते हैं कि ये सिस्टम बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था। देखो, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अंदर क्या होता था, जो नेचुरल फॉरेस्ट होते थे, खुद से ही बने हुए, कुदरत के दिए हुए हमें जंगल जो होते हैं, उनमें क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं, तो उनको काट दिया जाता था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अंदर, और इनकी जगह पे एक ही प्रकार के ट्रीज को सीधी लंबी लंबी लाइंस में लगा दिया जाता था, जैसे अभी हमने फिगर 9 में देखा था। इसी को कहते हैं प्लांटेशन। फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने सर्वे किया था एंड एस्टिमेट किया था कि जो एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, एंड मेड वर्किंग प्लान फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने सर्वे किया फॉरेस्ट को और एरिया को एस्टिमेट किया जो अलग अलग ट्रीज के अंदर आ रहा था, और फिर प्लान्स बनाए और फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया। और इन्होंने क्या प्लान करा कि हर साल हमें कितने प्लांट्स को ट्रीज को काटना है, फिर उनकी जगह पे हमें दूसरे ट्रीज को लगा भी देना है, कितने कितने टाइम में कैसे कैसे करना है। तो ये सारी चीजों का प्लान किया गया था। तो कुछ जो फॉरेस्ट एक्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 1865 में आया था, उसको 2 बार चेंज किया गया था उसके अंदर, 1878 में और 1927 में कुछ चेंजेस लाए गए थे। 1878 एक्ट में डिवाइडेड किया गया था फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में, 3 कैटेगरी बना दी गई थी फॉरेस्ट की। एक हो गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड वन इज विलेज फॉरेस्ट, जिसमें से सबसे अच्छा होता था रिजर्व्ड फॉरेस्ट। यहाँ पर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे, विलेजर्स को कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं होता था, और जैसे कि अपने घर बनाने के लिए या फिर वुड, किसी भी चीज से उनको अलाउ नहीं होता था, कुछ भी नहीं ले जा सकते थे। ठीक है, उनको अगर अपने घर वर बनाने के लिए वुड लेके जाना है, कुछ भी फ्यूल के लिए वुड लेना है, तो वो प्रोटेक्टेड विलेज या फिर विलेज फॉरेस्ट से ले जा सकते हैं, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट से नहीं ले जा सकते। आज के टाइम पे भी रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर काफी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब इस सब की वजह से जो लाइफ थी पीपल की, वो कैसे अफेक्ट हो रही होगी। देखिए, जो फॉरेस्टर्स हैं, विलेजर्स हैं, उनका बहुत डिफरेंट आइडियाज थे फॉरेस्ट को लेते हुए। कोई ट्रेड करना चाहता है, कोई जैसे सादा जीवन जीते आ रहा है वैसा चाह रहा था, तो काफी डिफरेंट डिफरेंट्स थे। विलेजर्स क्या चाहते थे कि फॉरेस्ट हो जिसमें बहुत सारी तरह तरह की स्पेसीज हों, डिफरेंट टाइप के, मतलब वो चाहते थे नेचुरल फॉरेस्ट जिसमें छोटे बड़े घने फॉरेस्ट, बड़े बड़े पत्ते वाले, मतलब अलग अलग फल फ्रूट के, वो डिफरेंट स्पेसीज के फॉरेस्ट चाहते थे जैसे नेचुरल होते हैं। लेकिन ट्रेडर्स क्या चाहते थे, वो प्लांटेशन करना चाहते थे, एक एरिया पे एक ही प्रकार के ट्रीज चाहते थे। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहीं क्या चाहता था, इस प्रकार के ट्रीज चाहता था जो बिल्डिंग बनाने के काम आ सके, शिप्स बनाने के काम आ सके, रेलवे बनाने के काम आ सकते। जबकि विलेजेस को क्या चाहिए, फ्यूल, फॉडर और लीव्स। तो दोनों की जो इच्छाएं हैं वो अलग अलग थी। एक फिगर और देख लो, फिगर 12 है कलेक्टिंग महुआ, जिसको साइंटिफिक नाम है जिसका महुआ का मधुका इंडिका। मधुका इंडिका यानी कि महुआ को कलेक्ट करती हुई ये औरत है। ठीक है, ये जो विलेजर्स हैं सुबह से पहले ही उठ जाती हैं, एकदम ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, और ये महुआ के जो फूल हैं उनको उठाती हैं, कलेक्ट करती हैं, जो जमीन पे गिर जाते हैं। महुआ एक बहुत ही प्रीशियस ट्री है, मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा पाया जाता है। ये कच्ची शराब बनाने के काम आता है और इससे काफी सारी मेडिसिन भी बनाई जाती है। आदिवासी लोग इसका यूज करते हैं, स्पेशली इन मध्य प्रदेश। अब देखो, इनको शिप और रेलवे अगर बनाना है तो थोड़ा मजबूत ट्रीज चाहिए होंगे, इनको खाने की चीजें तो चाहिए नहीं थी फॉरेस्ट से। तो ये टीक और साल के प्लांटेशन करते थे, इन्हीं के फॉरेस्ट को उगाते थे, मतलब ऐसे फॉरेस्ट इन्होंने लगाए, बनवाए जहां पर टील और साल के ट्रीज हैं। फॉरेस्ट एरियाज में जो पीपल रहते थे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज करते थे, जैसे कि पेड़ की जड़ें हो गई, पत्तियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीजों को यूज करते थे। ट्यूबर्स को यूज करते थे। ट्यूबर्स क्या होता है, ट्यूबर्स होते हैं जो जमीन के अंदर चीजें उगती हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, कैरेट, रेडिश, ये सारी चीजें काफी न्यूट्रिशियस होते हैं फ्रूट और ट्यूबर्स खाने में।
स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून बिफोर द हार्वेस्ट हैज कम इन। ठीक है, हर्ब्स भी मिल जाते थे इनको फॉरेस्ट से, जो एज मेडिसिन्स ये लोग यूज करते थे, जड़ी बूटी वगैरह। वुड को यूज करते थे ये लोग, है ना, हल बनाने के लिए। बैम्बूज को यूज करते थे फेंसेस बनाने के लिए, बास्केट बनाने के लिए, अम्ब्रेलास बनाने के लिए। अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉड कैन बी यूज्ड एज पोर्टेबल वाटर बॉटल। ठीक है, और मतलब ये सारी चीजों को, जो भी इनको फॉरेस्ट से मिल रही है, उसको ये अपने डेली के सारे कामों में ले लेते थे। मतलब हर चीज का ये यूज कर लेते थे, बॉटल तक बना लेते थे। आज के टाइम पे भी आपने यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी कि बांस से बॉटल बना रहे हैं, बांस से सारे खाने के यूटेंसिल्स बना रहे हैं। तो कुछ इसी प्रकार से ये लोग प्रिमिटिव फार्मिंग और प्रिमिटिव लाइफ जीते थे एकदम। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन फॉरेस्ट। ठीक है, हर चीज जो इनको चाहिए वो फॉरेस्ट में थी। ये फॉरेस्ट की लीव से डिस्पोजेबल प्लेट्स बना लेती थी, जिनको दोना बोला जाता है या पत्ता बोला जाता है, कई जगह पत्तल बोली जाती है। जो पत्ते से बनी हुई प्लेट होती है, पत्ते से बने हुए प्लास्टिक, पत्ते से बने हुए कटोरीज होती हैं। बहुत जगह आप जब दावत में जाते हैं तो इस तरह की चीजें मिलती हैं। नाउअडेज क्या हो गया है कि थर्माकोल से बने हुए प्लास्टिक्स और बाउल मिलने लगे हैं, लेकिन वो चीज पॉल्यूशन क्रिएट करती है और इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन जो ये पत्ते से बने हुए पहले चलते थे, पत्तल जिन्हें कहा जाता है, दोना जिनको कहा जाता है, ये काफी अच्छे रहते थे। ये जो क्रीपर्स होते हैं, आपने देखा है बेल जैसी लंबी लंबी चलती हैं, तो ये क्रीपर्स का यूज करते थे रस्सियां बनाने के लिए। और थोड़नी बाग का यूज करते थे, बाग ऑफ सिमर जिसको सिल्क कॉटन कहते हैं, इसको ग्रेट करने के लिए, सब्जियों को ग्रेट करने के लिए, छीलने के लिए ये थोड़नी बाग का यूज कर रहे थे। समझ रहे हैं, मतलब अपनी सारी टूल्स भी ये फॉरेस्ट से बना रहे हैं। Oil for cooking and to light a lamp can be pressed from the fruit of महुआ tree। और अपने दिया जलाने के लिए तेल कहाँ से लेके आएंगे, तो फॉरेस्ट से ये तेल का यूज कर रहे हैं। अभी हमने महुआ के बारे में पढ़ा था, मधुका इंडिका, वहां से ये तेल बना ले रहे हैं। फॉरेस्ट एक्ट मीन्स सीवियर हार्डशिप फॉर विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। किसी एक जगह की बात नहीं है। और ये जो फॉरेस्ट एक्ट आया था इस कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर, इसने इस बहुत सारे विलेजेस की लाइफ को खतरे में डाल दिया था। क्योंकि आप देख रहे हो पूरी इनकी जो दुनिया है वो जंगल के इर्द गिर्द घूम रही है। और इस एक्ट के बाद जो इनकी डेली की प्रैक्टिसेस थी, एवरीडे प्रैक्टिस थी, जंगल से लकड़ी काटना और अपनी जो भी है रोजी रोटी चलाना, ये सब मुश्किल हो गया था, बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। ये देखिए ड्राइड तेंदू लीव्स हैं यहाँ पर। देखो तेंदू लीव्स का मैं आपको बता दूं, वैसे तो एक जो आप जल्दी समझ जाओगे, बीड़ी अगर आपने देखी होगी, थोड़ा सा सिगरेट का देसी वर्जन होता है बीड़ी। बीड़ी के अंदर कुछ मसाला होता है और उसके ऊपर एक पत्ता होता है, तो जो पत्ता होता है वो तेंदू लीफ का होता है। ठीक है, ये एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम था बहुत सारे जंगल में रहने वाले लोगों का। एंड मध्य प्रदेश में भी ये तेंदू लीव्स काफी ज्यादा पाई जाती है। तेंदू लीव्स के जो जंगल है काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो जो भी ये जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, अपने कैटल को ग्रेज कराते थे, फ्रूट्स और रूट्स कलेक्ट करते थे, फिशिंग हंटिंग ये सब करा करते थे, ये अब सारी चीजें फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद इलीगल हो गया था। अब लोग मजबूर हो चुके थे कि अब उन्हें चोरी करनी पड़ रही थी लकड़ी की जंगलों से, और अगर वो पकड़े जाते थे तो फिर भाई बचने वाले नहीं थे। या तो बचने के लिए फिर उन्हें क्या देना पड़ता था, रिश्वत देनी पड़ती थी फॉरेस्ट गार्ड को। वुमेन्स भी थी जो फ्यूल वुड कलेक्ट करती थी, उनको भी डर लगा रहता था कि कहीं हम फंस ना जाएं। एंड इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड टू हैरेस पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। और इस सब का नतीजा क्या होता था कि जो फॉरेस्ट गार्ड थे, पुलिस कांस्टेबल्स थे, ये फायदा उठाते थे, आम जनता का शोषण करते थे और इनसे फ्री खाना और बहुत सारी चीजें हैं जो डिमांड करते होंगे कि तुम्हें जंगल में हमने पकड़ लिया है, या जंगल में हम तभी जाने देंगे जब आप हमारी ये डिमांड्स पूरी कर दोगे। तो इस तरीके से होता था। फिगर 14 में देखिए, ब्रिंगिंग ग्रेन फ्रॉम द थ्रेशिंग ग्राउंड्स टू द फील्ड, द मेन आर कैरिंग। ये जो आदमी है, ये एक बास्केट टाइप के में जो अपनी थ्रेशिंग फील्ड से उनसे अनाज लेके आ रहे हैं। इस प्रकार का नजारा है, ये जंगल है पूरा। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन?
तो फॉरेस्ट में जो ये नियम कायदे कानून आ गए थे, इन्होंने किस प्रकार से कल्टीवेशन को अफेक्ट किया ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट जो यूरोप के कोलोनियलिज्म का आया था वो था प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन के अंदर। ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है जो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के हिस्सों में करी जाती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कई नामों से जानते हैं, अलग अलग नाम है इसके अलग अलग जगह पे। मोस्ट कॉमन नाम है झूम या झूमिंग फार्मिंग या झूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है, कुमरी कहते हैं। और ये सब इंडिया में कहा जाता है पेंडा, पोदू, कुमरी, झूम, नेवाद, बेवार, ये सब इंडिया में कहा जाता है। जबकि अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इसके नाम थोड़े अलग हैं, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता है कि जंगल के एक हिस्से को जला दिया जाता है, फिर उसकी आग में, उसकी जो राख होती है, सॉरी, राख के अंदर बीज डाले जाते हैं और बीज को बोया जाता है, और जो फर्स्ट मॉनसून की रेन होती है उसके बाद ये सारा काम किया जाता है। फिर उसके बाद क्रॉप को अक्टूबर से नवंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सच प्लॉट आर कल्टीवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, और उस एक जमीन को जहाँ पर ये उगाया जा रहा है उसको करीबन हम कुछ सालों तक ये लोग हैं जो वो यूज करते हैं, देन उसको छोड़ देते हैं 12 से 18 साल के लिए, एंड फिर दूसरे एरिया में चले जाते हैं सेम चीज करने के लिए, ठीक है। तरह तरह के क्रॉप्स को एक साथ इन प्लॉट्स पे उगाया जाता है। सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका में इन जगहों पे मिलेट्स उगाया जाता है, कह सकते हैं। ब्राजील मैन्यो को उगाया जाता है। इन अदर पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका मेज एंड बीन्स भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। बहुत सारे जो यूरोप के फॉरेस्टर्स आए थे उन्होंने बोला कि ये काफी हार्मफुल है जंगलों के लिए। क्या हार्मफुल है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उनका मानना ये था कि इससे जो लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए यूज किया जा रहा है वो इस लायक नहीं रहेगा कि वो आगे जाके ट्रीज को ग्रो कर सके रेलवे टिम्बर के लिए, ठीक है। एंड व्हेन अ फॉरेस्ट वाज बर्न्ड देयर वाज एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। और अगर आप किसी, मान लो, एक हिस्से को जला रहे हो और अगर आग फैल गई तो वो पूरे जंगल में फैल सकती है, तो इसलिए भी ये एक डेंजरस काम था। फिगर 15 में देखिए, तोंगिया cultivation was a system in which local farmers were allowed to cultivate temporarily within a plantation. तोंगिया कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है कि प्लांटेशन के बीच में ये लोग कल्टीवेशन कर लेते हैं। और ये एक फोटो है जो बर्मा से ली गई है 1921 की। यहाँ पर पैडी का कल्टीवेशन किया जा रहा है। जो आदमी है उन्होंने सॉइल के अंदर छोटे होल्स बना रखे हैं बैम्बू की सहायता से। ऊपर हाथ में देखिए बैम्बू भी दिख रहा है। एंड वुमेन जो है वो इन गड्ढों के अंदर सीड डाल रही हैं, पैडी। फिगर 16 में देखिए, बर्निंग द फॉरेस्ट, पेंडा और पोडू प्लॉट। ये इस प्रकार से शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा। अब इस जगह को जला दिया जाएगा, फिर इधर जो इनकी मतलब राख होती है ना, उस, जैसे ये जलाया, यहाँ क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा, और फिर राख के अंदर सीड्स को डाल दिया जाएगा, फिर यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाएगा। फिर कुछ सालों तक यहाँ पर किया जाएगा। फिर इधर की क्या होगा, फर्टिलिटी चली जाएगी तो यहाँ के एरिया पे जाके जला देंगे। फिर कुछ सालों तक यहाँ करा जाएगा, फिर इनकी फर्टिलिटी चलेगी तो यहाँ आ गए। इस तरीके से झूम झूम के ये कल्टीवेशन किया जाता है, इसलिए भी इसको झूमिंग कहते हैं, या शिफ्ट कर करके कल्टीवेशन होता है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो, यूरोपियंस के पास एक और रीजन था शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करने का। वो ये था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे टैक्स लगाना आसान नहीं होता था, गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कत आती थी, है ना। और ये लोग इतने लालची थे कि बिना टैक्स के तो ये किसी को कुछ करने देंगे नहीं, इसलिए भी इन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हटाना ही सही समझा। और जब ऐसा हुआ तो बहुत सारी कम्युनिटी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी उनको अपने घर को छोड़ना पड़ा जो कि जंगलों में थे। बहुत सारे लोगों ने मजबूर होकर अपना जो व्यवसाय वही बदल गया, है ना। और कुछ लोग ऐसे थे कि वो थोड़ा थोड़ा रिबेलियन विरोध करते रहे। नाउ हु कुड हंट, हंट कौन कर सकता है, देखते हैं। जो नए फॉरेस्ट लॉ आए थे ना, इन्होंने फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की लाइफ को बहुत ज्यादा ही चेंज कर दिया था। ना वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं, अब बताओ हंटिंग भी ना कर पाएंगे तो क्या होगा, कैसे उनका गुजारा होगा।
फॉरेस्ट लॉ आने से पहले बहुत सारे जो लोग थे जो फॉरेस्ट के पास या फॉरेस्ट में रहते थे, वो हिरन, पैट्रिज और बहुत सारे छोटे एनिमल्स का हंटिंग करते थे, उनकी खाल को यूज करते थे, उनकी मीट को यूज करते थे। लेकिन जब से फॉरेस्ट लॉ आए तो ये सारी प्रैक्टिसेस पे भी बैन लग गया एक तरीके से, और जो भी इस हंटिंग में पकड़े जाते थे उनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है। While forest laws deprived people for their customary rights to hunt, hunting of big game became a sport. लेकिन फॉरेस्ट लॉ के अंदर जो इनके अपने आदमी हैं, उनको पूरे अधिकार थे कि भाई तुम हंट कर सकते हो, और ये तो उल्टा एक खेल भी खेलते थे कि पहले के राजा महाराजा जैसे हंट करते थे उस प्रकार से ये लोग भी हंट कर सकते थे, इनके लिए एक स्पोर्ट तरीके का ये बन चुका था। इंडिया में बात करें, हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन a part of the culture of the court and nobility for centuries। आप जानते हैं राजा महाराजा जाते थे शिकार करने के लिए, तो इंडिया में तो ये प्रथा चली आ रही है और टाइगर्स को हंट किया जाता था। बहुत सारे मुगल पेंटिंग्स में जो प्रिंसेस है वो भी शो हो रहा है कि वो किस प्रकार से हंटिंग को एंजॉय कर रहे हैं। बट कॉलोनियल रूल के अंदर जो स्केल है हंटिंग का, ये इंक्रीज हो गया कि इसके अंदर सिर्फ टाइगर ही नहीं, बहुत सारी स्पेसीज आ गई जो ऑलमोस्ट एक्सटेंट होने की कगार पे हैं, और बहुत सारी तो हो भी गई एक्सटेंट, मतलब खत्म, लुप्त हो रही हैं, इतनी हंटिंग कर दी उनकी। ब्रिटिश ने क्या किया, जो लार्ज एनिमल्स हैं उसको एज अ साइन ऑफ वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सेवेज सोसाइटी देखा। दे बिलीव दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल द ब्रिटिश वुड सिविलाइज इंडिया। क्या मानना था कि अगर हम जंगली और बड़े जानवरों को मान लेंगे तो हम थोड़ा सा सभ्य बना सकेंगे इंडिया को। पहले खुद तो सभ्य बन जाओ जो इंडिया को सभ्य बनाने आए हैं ये लोग। इंडिया तो पहले से ही बहुत सभ्य था, ये जो बाहर के जितने लोग आए इन्होंने इंडिया को बर्बाद किया है। ठीक है। और ये लोग जो भी टाइगर्स को किल करता था, वुल्स को किल करता था, उनको रिवार्ड देते थे। ठीक है। ऐसी हरकतें तो उन्होंने किया था। करीबन 80,000 टाइगर, 1,50,000 लेपर्ड्स, 2 लाख वुल्फ्स, ये सारे मारे गए थे रिवार्ड के लिए 1875 से लेकर 1925 के बीच में। ये बहुत बड़ा नंबर है, इतने सारे टाइगर्स थे उस टाइम पे। और आज संख्या काफी कम है टाइगर्स की कि हमें प्रोजेक्ट टाइगर जैसी चीजों को अपनाना पड़ रहा है अपने यहाँ के एनिमल्स को बचाने के लिए। ठीक है। जब इस तरह के रिवार्ड्स मिलेंगे तो टाइगर को फिर एक स्पोर्टिंग ट्रॉफी की तरह देखे जाने लगा। द महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शॉट, एक महाराजा थे सरगुजा के, उन्होंने अकेले अकेले 1157 टाइगर्स मार डाले, 2000 लेपर्ड्स 1957 तक। बताओ, हद है ना। एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था जॉर्ज यूल, उसने 400 टाइगर्स मारे। Initially, certain areas of forest were reserved for hunting। स्टार्टिंग में क्या था कि कुछ ऐसे एरिया बना दिए गए थे जंगल के जो सिर्फ हंटिंग के लिए थे। Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all these species of animals needed to be protected and not killed। जो कि आज भी हम फॉलो कर रहे हैं कि हमें इन जानवरों को बचाना होगा, क्योंकि अगर कोई भी जानवर या स्पेसीज खत्म हो रही है तो ये समझ लो इंसान का खत्म होना भी दूर नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अब आप सोचो कि टाइगर हमें खा जाएगा, मर जाए तो अच्छा ही है ना? नहीं, ये एक पूरा साइकिल है, आपने पढ़ा होगा बायो में, दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। ठीक है। ये चेन है, ये एक तरीके लाइफ चेन है, और इसको तोड़ोगे तो आप खुद भी टूट जाओगे। इसलिए हम प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, और हमने बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायो रिजर्व्स बनाए हैं, ताकि अब ये हमारी जो पेड़ पौधे हैं, बर्ड्स हैं, हमारी एनिमल्स हैं, वो अब बच के रह सके थोड़ा सा, और इनके नंबर्स भी बढ़े, इंक्रीज हो। ठीक है। न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज, ये क्या है चलो देखते हैं। अब आप खुद ही सोचो, जो ये पहले के प्रैक्टिस कर रहे थे विलेजर्स, वो तो इनको करने नहीं दे रहे, तो अब इनको न्यू ट्रेड करनी पड़ेगी, कुछ नए एम्प्लॉयमेंट और नई सर्विसेज होंगी। बहुत सारे लोगों को जो चीजें थी वो तो छिन चुकी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब से फॉरेस्ट पे कब्जा किया था तब से।
लेकिन कुछ लोगों को बेनिफिट भी हुआ था इसका। मौके का फायदा कुछ लोगों ने ऐसे उठाया कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऐसा पूरे वर्ल्ड में हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, चलो एग्जाम्पल देखेंगे उससे पहले देखो, ये लॉर्ड रीडिंग है एंड इन्होंने नेपाल में हंटिंग की। कितने सारे टाइगर्स लेटे हुए हैं, इतने सारे टाइगर्स को इन्होंने किल कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइगर्स मेरे को दिख रहे हैं। आप बताइए आपको कितने दिख रहे हैं? When British colonial officers and Rajas went hunting, they were accompanied by a whole retinue of servants. Usually the tracking was done by skilled villagers, hunters, and Sahib simply fired the shot. मेन काम तो बाकी लोग कर दे रहे थे, और जो बस इनके साहब थे महाराजा, वो बस बंदूक तान के गोली चला देते थे। इन मासूम जानवरों का खून कर देते थे, बस अपनी इस पल भर की खुशी के लिए कि हमने एक शेर मार दिया। देखिए, जो मैं बोल रही थी कि बहुत लोगों ने फायदा उठाया फॉरेक्स प्रोड्यूस में ट्रेडिंग करके, वो किस प्रकार से था। एग्जाम्पल ये है कि मिड 19th सेंचुरी में रबर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो जो मोनदेरू पीपल्स थे ब्राजीलियन अमेजोन विलेजेस के, वो क्या करते थे, कल्टीवेट करते मैनुएका। उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया कि वाइल्ड रबर ट्रीज से लेटेक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसी से आगे जाके रबर बनती है, ठीक है। और ये लोग ट्रेडर्स को बेच दिया करते थे। इंडिया में बात करें तो जो ट्रेड थी फॉरेस्ट में, वो कोई नई नहीं थी, बहुत पहले से लोग करते आ रहे थे। मेडिवल पीरियड से ही लोग करते आ रहे थे। हमने ये रिकॉर्ड्स में देखा है कि जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं, वो ट्रेडिंग करती थी एलिफेंट्स की और दूसरे गुड्स की, जैसे हाइट्स हो गए, हाइट समझते हैं जानवरों की खाल, और हॉर्न्स हो गए, उनके सींग, सिल्क हो गई, कुकून्स की, कुकून से सिल्क मिलती है, सिल्क की साड़ी बनती है, महंगी आती है वो कब। बैम्बू हो गए, स्पाइसेस हो गए, फाइबर, ग्रासेस, गम्स रेजन थ्रू नोमेडिक कम्युनिटीज लाइक द बंजारास। बंजारास के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, चैप्टर्स में पढ़ा है। काफी इंपॉर्टेंट ये कम्युनिटी आदिवासी, और जिसमें हमने देखा कि बहुत टाइम से कोई नई चीज नहीं है, हमारे यहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ट्रेडिंग हो रही थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद से जो ट्रेड है, वो पूरी तरीके से ये ब्रिटिश लोग ही रेगुलेट कर रहे थे, तो थोड़ी परेशानी आ रही थी, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था, लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को सारे राइट दे दिए थे कि आप ही फॉरेस्ट में ट्रेड कर सकते हो। अब इंडियन के लोकल लोगों को तो राइट्स दिए नहीं थे, तो उनको तो थोड़ी परेशानी आ रही थी। जो ग्रेजिंग और हंटिंग थी लोकल पीपल के द्वारा, वो इन्होंने बैन कर रखी थी, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। और इस प्रोसेस में जो बहुत सारे पेस्टोरलिस्ट लोग थे, पेस्टोरलिस्ट लोग वो होते हैं जो गाय बकरी भैंस वगैरह पालते हैं, उनके मिल्क को यूज करते हैं, उस मिल्क से बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो होते हैं। और बहुत सारी नोमैडिक कम्युनिटी वो होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के रहती है, एक पर्टिकुलर उनका सेटलमेंट नहीं रहता है। तो वैसे ही एक नोमैडिक कम्युनिटी है लाइक कोरावा, दूसरी है कराचा, एंड थर्ड वन इज येरुकुला। ये मद्रास प्रेसिडेंसीज की हैं। इनने अपना लाइवलीहुड इनको छोड़ना पड़ा, इतना मतलब ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से हो रहा था। और बहुत सारों का नाम क्या, किस नाम से पुकारे जाने लगे आदिवासी, क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से बुलाने लगे इनको लोग। मतलब इतनी इनकी इंसल्ट कर रहे हैं, बताओ ना। इनको अपनी ही जगह से निकाल दिया जा रहा है, अपनी जमीन से, और क्रिमिनल भी बोला जा रहा है। और तो और इनको मजबूर किया जा रहा है कि आप फैक्ट्रीज में जाके काम करो, माइंस में जाके काम करो, प्लांटेशंस के अंदर काम करो, जो गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंदर आते हैं। आप अपने मन का काम मत करो, ठीक है। कुछ इस प्रकार का इनका सीन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। देखो, न्यू अपॉर्चुनिटीज का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि वो इंसान की वेल बीइंग ही लेके आएगी। असम की बात करें तो हम यहाँ पर आदमी और औरत जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज को बिलोंग करते थे, संथल और ओराउंस, आपने सुना होगा, झारखंड के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, गौंड्स हैं छत्तीसगढ़ के, इनको टी प्लांटेशन में काम करने के लिए रखा गया था। और इनकी जो वेजेस थी, सैलरी बोल लो, पैसे बहुत कम दिए जाते थे। इनकी जो वर्क कंडीशन थी बहुत ही बदतर थी। इनको अपने घर भी आने नहीं मिलता था, और बहुत ही मतलब फोर्सफुली इनसे काम करवाया जा रहा था। तो इस प्रकार की कुछ इनकी कंडीशंस थी।
आगे हम देखेंगे, देखो इतनी ज्यादा आप बुरी कंडीशन किसी की कर दोगे तो इंसान कब तक चुप बैठेंगे, कभी ना कभी तो विरोध होगा, रिबेलियन होगा। तो रिबेलियन हुआ भी, हमें पढ़ना है रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, जिसको हम देखेंगे किस प्रकार से लोगों ने विद्रोह किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।